ओके, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द यासिर क्लासेस। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे चैप्टर को डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं जो चैप्टर बहुत खूबसूरत है, लेकिन उस चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले मैं उस सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा जिसके बारे में हम स्टडी करना जा रहे हैं। यस, मैं बात कर रहा हूं बायोलॉजी की कि साहब बायोलॉजी होती क्या है। यूं तो जब आप लोग क्लास 9th में क्लास 10th में आते हैं तो टीचर्स आपको डायरेक्टली आके सेल बताता है, ठीक है, लेकिन हमको जो सबसे पहले समझना है वो वर्ड बायोलॉजी है कि आखिरकार हम बायोलॉजी किसके लिए कहते हैं। देखो सर, हमारे पास क्या है सर, ये वर्ड है बायोलॉजी, हमारे पास है बायोलॉजी। ये जो वर्ड है बायोलॉजी ये दो वर्ड से मिलकर बना है। वो दो वर्ड कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बायो प्लस लॉजी। लॉजी मीन्स होता है जहां कहीं पर भी कभी भी अगर आप लॉजी देखते हैं तो आप समझ जाइए कि आप किसकी बात कर रहे हैं, स्टडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सवाल ये खड़ा हुआ, सर आपने हमको बता दिया कि सर बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायो प्लस लॉजी से मिलकर क्या बना है, लॉजी का मतलब स्टडी है, लेकिन बायो का मतलब क्या है ये हम नहीं समझ पा रहे। मैंने आपसे पूछा कि बेटा एक चीज बताइए, लॉजी बायो का मतलब क्या है, तो आपने क्या कहा सर लिविंग बींग्स का मतलब, लिविंग बींग्स जितने भी जानदार हैं वो सब किसके अंदर आ रहे हैं, लिविंग बींग्स के अंदर आ रहे हैं, यानी जानदारों की स्टडी बायोलॉजी है। एक बात बताइए, क्या अगर एक इंसान है वो अभी जिंदा है और बाद में मर गया, ठीक है, मतलब अभी तक जिंदा है फिर मर गया, उसकी स्टडी उसका पोस्टमार्टम सब किस जगह पर होगा, बायोलॉजी के अंडर में होगा या नहीं होगा। तो फिर हम क्यों ये बात कह रहे हैं कि बायो का मतलब सिर्फ लिविंग बीइंग से है? नहीं, बायो का मतलब सिर्फ लिविंग बीइंग से नहीं है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। बायो का मतलब है, बायो कहा जाता है किन चीजों के लिए, बायो कहते हैं जानदारों के लिए, और जानदारों के बाद जो पहले जानदार थे यानी जो पहले लिविंग बीइंग्स थे बाद में मर गए उसको हम क्या बोलेंगे, बायो प्लस लॉजी बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बायो का मतलब क्या है, लिविंग बीइंग्स। बायो का मतलब क्या है, लिविंग बीइंग्स, ठीक है, लिविंग बीइंग्स प्लस लिविंग मैटर। लिविंग मैटर जो पहले जिंदा थे बाद में मर गए, ठीक है, जो पहले क्या थे, यहां पर इसके बारे में बात बता रहा हूं, जो पहले जिंदा थे बाद में मर गए उसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग मैटर बोलते हैं सर। तो यहां तक बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है कि सर आपने हमको बताया कि सर बायोलॉजी किसके लिए कहा जाता है। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि बायो किसके लिए कहते हैं, कि द स्टडी ऑफ द लिविंग बीइंग्स एंड द लिविंग मैटर। लॉजी का मतलब तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि स्टडी किसके लिए कहते हैं, लिविंग बीइंग्स की और लिविंग मैटर की जो स्टडी है वो किसके लिए कही जाती है, बायोलॉजी के लिए कही जाती है। एक बहुत खूबसूरत टर्म यहां पे अक्सर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के अंदर और वैसे एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती है, जिसको कहा जाता है कि द फादर ऑफ बायोलॉजी, द फादर ऑफ बायोलॉजी, द फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है सर, बायोलॉजी के जो फादर हैं उनको एरिस्टोटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एरिस्टोटल कहा जाता है। एरिस्टोटल फादर ऑफ द बायोलॉजी के लिए कहा जाता है। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि सर आपने हमको बता दिया बायोलॉजी क्या होती है। मैं बहुत जल्दी एक चीज बता रहा हूं आपको कि सर बायोलॉजी क्या है, बायो प्लस लॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है। बायो का मतलब है कि द स्टडी ऑफ द लिविंग बीइंग्स एंड लिविंग मैटर। लिविंग बीइंग्स क्या, कि जो जानदार हैं जो प्रेजेंटली जिंदा हैं, ठीक है, और लिविंग मैटर क्या, जो पहले जिंदा थे बाद में मर गए, उनकी स्टडी भी बायोलॉजी के अंदर होनी है। सबकी स्टडी बायोलॉजी के अंदर आती है, जो पहले जिंदा थे बाद में मर गए। अब जब हम सब्जियां खाते हैं तो जिंदा सब्जियां कभी नहीं खाते, उन सब की स्टडी किसके अंदर होती है, बॉटनी के अंदर होती है। बॉटनी एक पार्ट है बायोलॉजी का। बात यहां तक समझ में आ रही है। उसके बाद बात बताता हूं। फिर मैंने बताया कि जो फादर हैं बायोलॉजी के किसको कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है। सवाल ये खड़ा हुआ, आपने मुझसे कहा सर बायोलॉजी मेरे समझ में आ गया, आपने मुझको बता दिया सर बायोलॉजी समझ में आ गया, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपकी नजरों में जिंदा लोग कौन है, हु इज लिविंग। अब देखिएगा मैं आपको आपके चैप्टर के पास कैसे लेकर जाता हूं। हु इज लिविंग, लिविंग बीइंग्स कौन है, ये बात जरा आप मुझे बता सकते हैं। लिविंग बीइंग्स, सवाल ये खड़ा होता है सर कि लिविंग बीइंग्स आखिरकार हैं कौन, किसको लिविंग बीइंग्स कहा जाता है, कौन है लिविंग बीइंग्स। आप जिंदा किसको कहेंगे, आप कहेंगे कि सर जो सांस लेते हैं वो लिविंग बीइंग्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे जानदार हैं जो डिफ्यूजन करते हैं, जिस तरह से हम सांस लेते हैं उस तरह से वो सांस नहीं ले पाते, वो सारी चीजें दिखाते हैं। तो सांस लेना सिर्फ लिविंग बीइंग्स की कंडीशन नहीं है। आप किसी इंसान को, किसी भी जानवर को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सांस लेने के बिहाफ पर आप नहीं कह सकते कि वो जिंदा है। आप कहें कि जो न्यूट्रिशन ले, जो खाना खाए वो जिंदा है, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। आप कहें कि जो ट्रांसपोर्टेशन करे, जिसके अंदर खून एक जगह से दूसरी
दूसरी जगह, जिसका मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो, तब भी आप नहीं कह सकते कि आखिरकार हम किन चीजों के लिए बता रहे हैं। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि सर सारी बातों को छोड़िए और सिर्फ एक चीज पे फोकस कराइए कि बात क्या है कि लिविंग बीइंग्स कहते किसको हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि लिविंग बीइंग्स दोज थिंग्स देख लीजिए, मैं यहां पे थिंग्स वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, दोज थिंग्स which shows living criteria जो क्या शो करे, लिविंग क्राइटेरिया को शो करे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर लिविंग क्राइटेरिया क्या चीज होती है, मतलब जानदार कौन है। सवाल ये है कि मैंने बताया बायोलॉजी क्या है, लिविंग बीइंग्स की स्टडी और लिविंग मैटर की स्टडी, ठीक है। अब लिविंग बीइंग्स होते कौन है, तो मैंने कह दिया कि वो चीजें जो क्या शो करें, लिविंग क्राइटेरिया को शो करें। अब लिविंग क्राइटेरिया क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है। तो देखो लिविंग क्राइटेरिया क्या है, देखो जो चीजें फॉलोइंग चीजों को शो करती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन है, हमारे पास न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, रेस्पायरेशन है, एक्सक्रीशन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है और मेटाबॉलिज्म है। ये 8 चीजें मैंने अपने आपके सामने लिखी हैं कि लिविंग बीइंग्स को शो करने वाले ये 8 क्राइटेरिया हैं। अगर आप इन 8 क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, अगर आपके अंदर न्यूट्रिशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, रेस्पायरेशन हो रहा है और एक्सक्रीशन हो रहा है, तो आप लिविंग बीइंग्स हैं। और जिन चीजों के अंदर ये चीज शो हो रही है वो लिविंग बीइंग है। इस बात को थोड़ा अपने दिमाग में रख लीजिए, बैठा लीजिए, समझा लीजिए कि लिविंग बीइंग्स कौन है। लिविंग बीइंग्स वो हैं जिनके अंदर ये चारों की चारों चीजें होती हैं, ठीक है। फिर सर ये क्या है, ग्रोथ क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है। ये हो तो ठीक है और नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मेटाबॉलिज्म है, जो इन्हीं के साथ में आता है। अगर किसी इंसान का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा तो वो इंसान जीवित नहीं रहेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाएगा, चाहे वो इंसान हो या कोई और हो। इसीलिए बायोलॉजी के अंदर जो आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। हम इन प्रोसेस इन चारों चीजों को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस किसके लिए कहा जाता है, ये आपका चैप्टर फर्स्ट ऑफ बायोलॉजी है। सर ये बात ध्यान रखिएगा, चैप्टर फर्स्ट ऑफ बायोलॉजी। समझ में आ रहा है ना बच्चों कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। चैप्टर फर्स्ट ऑफ बायोलॉजी है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। मतलब क्या कि जिंदगी को वो प्रोसेसेस जो जिंदगी को चलाते हैं, उन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। सर अब सवाल ये खड़ा हुआ कि लाइफ प्रोसेस क्या चीज होती है, किस तरीके से होता है, ये आगे मैं आपको समझाता हूं। देखिए सर मैं आगे आपको बताता हूं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। चैप्टर का नाम मैं आपको बता रहा हूं, चैप्टर 1 फ्रॉम बायोलॉजी, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है सर, क्या है, लाइफ प्रोसेस है। अब क्या है, आपने मुझसे पूछा सर लाइफ प्रोसेस किसको कहते हैं। मैंने कहा दोज प्रोसेसेस विच आर एसेंशियल फॉर द अकरिंग ऑफ द लाइफ। हमारे अंदर अगर जिंदगी चाहिए, हमको अकर करनी है, तो वो प्रोसेसेस जरूरी हैं। इन प्रोसेसेस एसेंशियल है हमारे लिए, मस्ट हैव है। अगर नहीं होंगे तो जिंदगी करामत नहीं होगी। सबसे पहला प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूं उसका नाम है न्यूट्रिशन, जिसका नाम क्या है, न्यूट्रिशन। दूसरा प्रोसेस है रेस्पायरेशन, और तीसरा प्रोसेस है आपका ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा प्रोसेस है आपका एक्सक्रीशन। चौथा प्रोसेस क्या है आपका, एक्सक्रीशन है सर, ठीक है। और यही आपके पार्ट्स हैं। इस चैप्टर का पहला पार्ट क्या है, पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट न्यूट्रिशन, पार्ट सेकंड रेस्पायरेशन, पार्ट थर्ड ट्रांसपोर्टेशन, पार्ट फोर्थ एक्सक्रीशन। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यहां पे, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। जिसका नाम क्या है सर, न्यूट्रिशन जिसका नाम है, ठीक है। अब न्यूट्रिशन किसके लिए कहा जाता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट बायोलॉजी का स्कैन कर दूंगा दिमाग के अंदर,
ठीक है, बस बारी बारी से समझ में आना चाहिए कि आखिरकार मैं बताना क्या चाह रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि सर न्यूट्रिशन क्या चीज है, तो आपने कहा सर हमको नहीं पता कि सर न्यूट्रिशन किसके लिए कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं न्यूट्रिशन किसके लिए कहा जाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन कहा जाता है इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइज इट फ्रॉम वेरियस फूड्स। ठीक है, जो क्या करते हैं सर कि खाने को इनटेक करे और उसको यूटिलाइज कर ले, मतलब खाने को खा लिया है और अब उसको वेरियस फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए हम क्या चाह रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन किसके लिए कहा जाता है? अगर ये प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर ना हो तो हमारी बॉडी डीजनरेट होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को चलने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स और अमीनो एसिड्स, इस तरह की बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है जिन पर हमारी बॉडी काम करती है, जिनका फंडामेंटल हमारी बॉडी है। ठीक है, जो हमारी बॉडी का फंडामेंटल है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर इसके बिना हम जिंदा रह ही नहीं सकते। ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि न्यूट्रिशन इज द मस्ट एसेंशियल फॉर द लाइफ। अब क्या होता है न्यूट्रिशन कि साहब खाने को खाया, अब उसके अंदर से जो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और विटामिन्स और जितनी भी अमीनो एसिड्स वगैरह निकले, उन सबको ले लिया और उन सारी की सारी चीजों को यूटिलाइज किया हमारी बॉडी की फंक्शनिंग्स के लिए। हजारों लाखों फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर एक साथ चलते हैं। बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है सर कि मैं आखिरकार क्या बताना चाह रहा हूं। इसीलिए अब इन लोगों ने एक बात और कही कि सर दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, सॉरी 3 तरह का न्यूट्रिशन होता है। कितने तरह का न्यूट्रिशन होता है? 3 तरह का न्यूट्रिशन होता है। 3 तरह का न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है? देखो, सबसे पहला जो मेजर टाइप हम लेते हैं वो लेते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हम लेते हैं क्या सर? हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आपको मैंने ये बता दिया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, फर्दर क्या चलते हैं न्यूट्रिशन के ऊपर। ठीक है, तो 2 तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक 3 तरह का न्यूट्रिशन होता है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इन सारी चीजों को पढ़ने में। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, एकदम स्किन कर दूंगा हर एक चीज। और तीसरा है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन को देखना है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन किसके लिए कहा जाता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ये बात ध्यान रखिएगा, और ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, जो सेल्फ नरिश करते हैं खुद को, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हुआ, सर हम भी तो अपना खाना खुद ही तैयार करते हैं, हम जाते हैं बाजार से सब्जियां लेकर आते हैं और जितना भी पकाने का सामान होता है हम लाते हैं, किचन में रखते हैं, खुद बनाते हैं और खुद खाते हैं, हम भी तो ये काम करते हैं। नहीं, लेकिन ये मसला नहीं है। अगर वहां पे वेजिटेबल्स नहीं हुई, अगर वहां पे फ्लैश नहीं हुआ, वहां पे मीट नहीं हुआ, तो फिर आप क्या खाएंगे? मान लीजिए कि कुछ भी नहीं है आपके पास पकाने के लिए, कुछ नहीं, फिर आप क्या खाएंगे? उस कंडीशन में हम जीवित नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे कुछ टाइम बाद। लेकिन ये क्या करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनके पास किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं। इन्हें हमारी तरीके से वेजिटेबल्स और फ्लैश पर ये डिपेंडेबल नहीं है सर। ये बात अपने दिमाग में थोड़ा सा बिठा लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, हेट्रो प्लस ट्रॉफिक। हेट्रो का मतलब है अदर्स, हेट्रो का मतलब क्या है? अदर्स, और ट्रॉफिक का मतलब एज वेल एज, जैसे मैंने पिछला बताया था, नरिशमेंट। अदर्स नरिशमेंट मतलब क्या कि जो दूसरों से नरिशमेंट हासिल करता है उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो सबसे पहली एक चीज मैंने आपको बताई। पहली चीज क्या थी कि सर न्यूट्रिशन क्या होता है? कि खाने को खाना और उसको यूटिलाइज करना, इनटेक ऑफ द फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर द वेरियस फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज ऑफ द 2 टाइप्स, 2 तरह का न्यूट्रिशन होता है। पहला न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, दूसरा न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। तो पहला न्यूट्रिशन क्या कहता है? सेल्फ नरिशमेंट करता है।
समझ में आई बात? क्या करता है? सेल्फ नरिशमेंट करता है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं रहता, अपना खाना खुद तैयार करता है। ये बात ध्यान रखिएगा सर। दूसरा क्या है आपका? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेबल रहता है। अब आपने मुझसे एक चीज पूछी कि सर ये कितने तरह का होता है? मैंने बताया सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन और होलोजोइक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। यहां तक बात बिल्कुल समझ में आ रही है? उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताता हूं। देखिए अब यहां तक बात समझ में आ गई, इसको हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले ये छोटा टॉपिक है, हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले क्या है? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। ये अपना खाना हासिल करता है किससे? अपना खाना लेता है सड़ी और गली हुई चीजों से, ठीक है। ऑप्टेन फूड फ्रॉम, किससे फूड लेता है? हाईलाइट कर रहा हूं, देख लीजिएगा, डेड एंड डिकेइंग मैटर। किससे खाना लेता है? डेड और डिकेइंग मैटर से खाना हासिल करता है। डेड और डिकेइंग मैटर से खाना हासिल करता है मतलब क्या? कि सड़ी और गली हुई चीजों से खाना हासिल करता है। इसके अंदर डिकम्पोजर्स आ जाते हैं, जितने भी डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर्स, जितने भी डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है सर, जितने भी डिकम्पोजर्स हैं, जितने भी डिकम्पोजर्स हैं सब इसके अंदर आ जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। कि ये एक इस तरह का मोड ऑफ द न्यूट्रिशन है जिस मोड ऑफ द न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि सर ये अपना खाना हासिल करते हैं किससे? सड़ी और गली हुई चीजों से। यहां तक बातें आप लोगों की बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? उसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूं। दूसरी चीज क्या है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। आपने मुझसे पूछा सर सैप्रोफाइटिक तो समझ में आ गया कि सर क्या काम करते हैं कि जो सड़ी और गली हुई चीजों से अपना खाना हासिल करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन बोलते हैं। डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड यानी मरी हुई और डिकेइंग यानी सड़ी और गली हुई चीजों से। बात बिल्कुल क्लियरिफाई हुई? दूसरा आपने मुझसे पूछा सर एक चीज बताइए, पैरासाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन क्या है? तो मैंने आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझाई कि पैरासाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन किसके लिए कहा जाता है? कि जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म को बिना मारे, मेरी बात पर गौर कीजिएगा एकदम फोकसेबल रेफरेंस के साथ, कि जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म को बिना मारे उससे न्यूट्रिशन हासिल किया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन बोलते हैं। मिसाल के तौर पे इंसान होता है, उसके सर के अंदर कीड़े पड़ते हैं, कीड़े मतलब लीच पड़ती हैं, लाइस पड़ती हैं, जुएं जो उसके सर में पड़ती हैं, वो लाइस जब उसके सर में पड़ती हैं तो वो क्या करती हैं? उस इंसान को मारते नहीं है, बस उसके सर से न्यूट्रिशन लेती रहती हैं, न्यूट्रिशन लेती रहती हैं और अपने आप को न्यूट्रीफाइड करती रहती हैं। ये बात समझ में आ रही बात? तो क्या इंसान मर रहा है? उसका काम भी हो रहा है और इंसान मर भी नहीं रहा है। इसी तरीके से टैप वॉर्म होता है। टैप वॉर्म क्या काम करता है? कि बच्चों के पेट के अंदर चला जाता है, बच्चों के पेट में कीड़े पड़ते हैं, समझ में आ रही है बात? जो वो कीड़े पड़ते हैं, बच्चों का न्यूट्रिशन लेता रहता है और खुद जिंदा रहता है। इससे बच्चों को नुकसान तो होता है लेकिन बच्चा मरता नहीं है। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें दूसरे इंसान को, दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना मारे न्यूट्रिशन हासिल किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे पैरासाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन किस तरीके से अंग्रेजी में डिफाइन करूंगा कि इट इज द मोड ऑफ द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच the organism obtain their food without killing them। ठीक है, मतलब क्या कि एक ऐसा मोड ऑफ द न्यूट्रिशन है जिसमें अपना फूड हासिल किया जाता है उसको बिना मारे। तो लिखता हूं मैं यहां पे कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म obtain their food without killing any other organism, दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना मारे। ठीक है, अब मैंने एक चीज बताई, देखिए थोड़ा यहां से मैं इस जगह पर आ जाता हूं। इधर देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है होस्ट और एक होता है पैरासाइट। एक होता है होस्ट और एक होता है पैरासाइट। तो देखो होस्ट किसके लिए कहते हैं, मैं ये बात बताता हूं। देखो जो सर के अंदर लोगों की जुएं पड़ती हैं वो क्या है? लाइस है, उसको क्या बोलते हैं? लाइस। ठीक है, किसके सर में पड़ रही है? ह्यूमंस के, तो ह्यूमन क्या होगा? होस्ट होगा उसके लिए। पैरासाइट वो जो जा रहा है, जो हासिल कर रहा है और जिससे हासिल कर रहा है वो पैरासाइट कहलाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, ये एग्जाम्पल्स भी हैं यहां पे, ये बात ध्यान रखिए, इसी के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा क्या है? लीच।
यानी जो जौंक होती है वो क्या जाती है तालाबों में केटल्स के ऊपर चिपक जाती है और फिर उनका खून पीती रहती है, उनसे खून सकिंग करती रहती है। यहां तक बात समझ में आ रही है। दूसरा क्या है, टैपवॉर्म। टैपवॉर्म यानी जो बच्चों के पेट के अंदर कीड़े पड़ते हैं, वो बच्चों के पेट के अंदर जो कीड़े पड़ते हैं वो क्या काम करते हैं, ठीक है, बच्चों से यानी ह्यूमन से उनका न्यूट्रिशन छीनते रहते हैं। और एक बहुत खूबसूरत मिसाल है जो अक्सर करके एग्जाम में पूछी जाती है, इसको हाईलाइट करके मैं यहां पे लिखूंगा, जिसका नाम है अमरबेल, जिसको हम क्या कहते हैं, अमरबेल। इसको हम क्या कहते हैं, अमरबेल। अमरबेल, इसको अंग्रेजी में कसकटा बोला जाता है, कसकटा बोला जाता है, ठीक है। ये अमरबेल, ठीक है, ये पेड़ के ऊपर चिपक जाती है, किसी भी ट्री के ऊपर चिपक जाती है, उसे मारती नहीं है लेकिन उसका पूरा का पूरा न्यूट्रिशन लेती रहती है। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन बोलते हैं। मतलब ऐसा मोड ऑफ द न्यूट्रिशन जिसके अंदर क्या होता है कि इंसान अपना खाना, मतलब ऑर्गेनिज्म अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करता है, ऑब्टेन करता है, उसको बिना मारे। सर इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं इसकी। और जो करता है उसको पैरासाइट बोलते हैं और जिससे करता है उसको होस्ट बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर रखिएगा। थर्ड वन क्या है, थर्ड वन है होलोजोइक ऑफ द न्यूट्रिशन, ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ जनरली एक बात याद रखनी है कि ये ऑर्गेनिक मैटर से, किससे हासिल करता है सर, ऑर्गेनिक मैटर से, ऑर्गेनिक मैटर से अपने फूड को, ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। किससे हासिल करता है, ऑर्गेनिक मैटर से अपने फूड को हासिल करता है। ऑर्गेनिक मैटर में क्या आ गया, ये फ्लैश आ गया, ट्री आ गए, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। फ्लैश आ गया, ठीक है, ट्रीज आ गए, ठीक है, जिसमें नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो इंसानों के लिए हार्मफुल नहीं होता, वो सब ऑर्गेनिक कहलाता है। यहां तक बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैंने कुछ नहीं बताया है, पूरे लेक्चर का 2 मिनट में ओवरव्यू देता हूं। सुनो, सबसे पहले हमने बायोलॉजी डिस्कस किया और बायोलॉजी डिस्कस करने के बाद मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी इज मेड अप ऑफ दी फ्रॉम 2 वर्ड्स हुज नेम इज बायो प्लस लॉजी। आपने पूछा सर बायो क्या चीज होती है, मैंने आपको बताया कि बायो जानदार जो पहले अभी जिंदा हैं और जो पहले जिंदा थे बाद में मर गए, मतलब लिविंग बींग्स और लिविंग मैटर। मतलब लिविंग मैटर किसके लिए, कि जो पहले जिंदा थे बाद में मर गए, उनकी स्टडी को हम बायोलॉजी बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि फादर ऑफ द बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है। आपने मुझसे एक सवाल पूछा, सर एक बात बताइए कि लिविंग बींग्स किसके लिए कहा जाता है। मैंने कहा मैंने आपको 8 फंडामेंटल चीजें बताई, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन। इन 8 चीजों में मैंने आपको 4 चीजें फंडामेंटल बताई, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन और आपका ये रेस्पिरेशन। समझ में आ रही बात, ये चीजें मैंने आपको क्या बताई, कंफर्मली बताई कि भाई ये नहीं होगा तो आपका इंसान जिंदा नहीं रह सकता। उसके बाद आपने पूछा सर यही चीजें जिंदा रहने की जरूरी, मैंने कहा बेटा यही चीजें जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। और मैंने बताया कि जो आपका बायोलॉजी क्लास 10th का पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस है। और लाइफ प्रोसेस किसके लिए कहते हैं, कि जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेसेस जरूरी होते हैं। फिर मैंने यहां पे लिखा कि 4 चैप्टर्स, इस पूरे चैप्टर का व्यू ओवरव्यू 4 टॉपिक्स में है। पहला टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 एंड टॉपिक 4। पहला टॉपिक हमने शुरू किया न्यूट्रिशन। आपने पूछा सर न्यूट्रिशन क्या होता है, खाने को खाना खाने को और उसको इस्तेमाल कर लेना, किस चीज को, अपनी बॉडी की जरूरतों के लिए, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। 2 तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, कि सर जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, सेल्फ नरिशिंग होते हैं, उसको हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। और हेटरोट्रॉफिक 3 तरह से होता है, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। और इनके बारे में डिटेल मैंने आपको दे दी। ये एक चैप्टर का पहला पार्ट है। थैंक यू वेरी मच।